हमारा जो आज का चैप्टर है, ठीक है, हमारी जो नई यूनिट है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम हमारी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। और इसका जो पहला चैप्टर है हम वो डिस्कस करेंगे दैट इज द प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, या प्रिंसिपल या प्रोसेसेस रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस हैं ऐसे जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई आप लोगों को नाम सुन के लगता होगा बायोटेक्नोलॉजी जो है भाई नई सी ब्रांच है, इसमें भाई क्या कर दिया गया कि यहाँ पे बायो को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया ऐसा वैसा। ठीक है, आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस इन बायोलॉजी। तो सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी कोई भी नई ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच तो बहुत पहले से यूज होती आ रही है। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस। ठीक है, सबसे पुरानी ब्रांचेस में से है बायोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the use of microorganisms and microbial products for human welfare। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी का ये मतलब मत लगाओ आपकी बायो के साथ हमने टेक्नोलॉजी जोड़ दिया, कुछ नया कर दिया। ये बहुत पुरानी ब्रांच है, जब से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, जो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हुए जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। तो जब भी हम माइक्रोब्स या माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। इसीलिए इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच। क्योंकि देखो, हम ये करते हैं, हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, तो आज से तो बना नहीं रहे, बहुत पुराने टाइम से हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज, दादा परदादा, उस टाइम से भी कर्ड तो बनता ही आ रहा है। ठीक है, दही से हमेशा जमाते आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी यूज किए जाते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी पुराने जमाने से यूज होती आ रही है, आज की ब्रांच नहीं है। ठीक है, फिर देखो, बायोटेक्नोलॉजी टर्म वॉज गिवन बाय कार्ल इर्की। ठीक है, जो कार्ल इर्की था एक साइंटिस्ट, उसने बायोटेक्नोलॉजी नाम दिया। ये बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म थी ये कार्ल इर्की एक साइंटिस्ट था उसके द्वारा प्रपोज किया गया। ठीक है, बेसिक पॉइंट से कुछ, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, फिर देखो, टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के कितने टाइप्स हैं भाई? दो। पहला क्या है? ओल्ड एंड ट्रेडिशनल टाइप। फर्स्ट इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी आपकी बहुत पुराने टाइम से यूज होती आ रही है दैट इज ओल्ड बायोटेक या ट्रेडिशनल पारंपरिक बायोटेक। ठीक है, तो देखो, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप सब लोग जानते हो, उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज पे, उनकी क्षमताओं पे, ठीक है, उनकी प्राकृतिक क्षमताएं क्या क्या हैं, उस पे बेस्ड जो बायोटेक्नोलॉजी यूज होती थी। यानी पुराने टाइम में जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके बायोटेक्नोलॉजी करते थे उसे क्या बोला जाता था? ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। जैसे इस बायोटेक्नोलॉजी से आप लोग क्या क्या करते थे? एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, कि भाई जनरली एक बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमने सिट्रिक एसिड बनाई। ऐसे ही पेनिसिलियम नोटेटम से हमने पेनिसिलिन बनाई, वो भी क्या है? ओल्ड बायोटेक। हमने कर्ड बनाया, ब्रेड बनाई, हम वाइन्स बना रहे थे, इडली डोसा के लिए डो बना रहे थे, ये सारी चीजें आप लोगों की ओल्ड बायोटेक के अंडर आती हैं। ठीक है, ये सब आपकी ट्रेडिशनल बायोटेक का पार्ट है। यानी कि आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो और उसकी नेचुरल कैपेबिलिटीज को यूज करके आप उससे कोई प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर रहे हो, तो वो सारा आपका किसके अंडर आता था? ओल्ड बायोटेक के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब न्यू बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ये जो आप लोगों की है, दिस इज आपकी न्यू ब्रांच। ठीक है, ये आपकी नई ब्रांच है, जिसे आप बोल सकते हो भाई ये न्यू है, काफी रिसेंट है। ओल्ड बायोटेक तो बहुत पुरानी। यानी बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको एक कंबाइंड टर्म मिलती है, एक नाम मिलता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नई चीज है, ये बहुत पुरानी, क्योंकि जब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है तब से बायोटेक यूज हो रही है। ठीक है, तो मॉडर्न बायोटेक या न्यू बायोटेक क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम न्यू या मॉडर्न बायोटेक में करते क्या है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल दो
इसी को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोल दो और इसी को बोल दो जीन क्लोनिंग। ये हम करते हैं न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। जनरली इसका प्रिंसिपल बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है दैट इज न्यू बायोटेक, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल नई ब्रांच है, बिल्कुल रीसेंट ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाम से पता लगता है जेनेटिक टर्म इज फॉर जीन्स, ठीक है। अब जीन्स क्या होते हैं, डीएनए ही तो होता है जीन्स, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट को हम जीन बोल देते हैं। वो अब पूरा क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है, डीएनए और कुछ प्रोटीन से। तो वहां पे जो भी पार्ट आप ले लो, चाहे छोटा सा सेगमेंट ले लो, दैट इज ऑल्सो डीएनए। तो उस जीन की जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन की इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग से आप लोग क्या समझते हो भाई, इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसका पार्ट निकाल के उसमें डाल दिया, उसका पार्ट निकाल के उसमें डाल दिया और फिर क्या चेंजेस आते हैं वो चेक करते हैं। तो यही काम हम करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कि हम क्या करेंगे, कोई एक जीन निकाला, उसे किसी दूसरे डीएनए में डाल दिया, फिर एक जीन निकाला किसी तीसरे डीएनए में डाल दिया। हम क्या करेंगे, एक फॉरेन जीन लिया और किसी दूसरे के डीएनए के अंदर डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से हम न्यू रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। देखो, आपने एक डीएनए लिया, एक डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से लिया, एक डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया और दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हो गया। लेकिन आपने दो डीएनए जोड़े, उसकी वजह से आपको क्या मिला, एक नया डीएनए मिला, जिसको क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। भाई आपको नया डीएनए मिला, दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि दो डीएनए के मिक्सचर से जो नया डीएनए तैयार हो, उसे आप क्या बोलोगे, रिकम्बिनेंट या हाइब्रिड, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि हमने क्या किया, दो डीएनए को जोड़ के एक नया डीएनए बनाया, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक का जीन निकाला दूसरे में डाल दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स भी बोला जाता है। तो ये आप लोगों की बिल्कुल नई ब्रांच है, किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। देखो भाई, एग्जाम्पल देखो, अब जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग आरडीटी की बात कर रहे थे। देखो इसकी हेल्प से हमने किया क्या है, ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, जो इंसुलिन का जो जीन है, ठीक है। अब इंसुलिन तो आप सब जानते हो, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। जो पेनक्रियाज के अंदर आप लोग बीटा सेल्स के बारे में पढ़ते हो, वो आपका इंसुलिन रिलीज करती हैं। और इंसुलिन करता क्या है, तो इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है, जो शुगर होता है, उसके लेवल को रेगुलेट करता है। जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाती है तब इंसुलिन रिलीज होता है और उसके लेवल को क्या करता है भाई, उसके लेवल को सप्रेस करता है, ठीक है। तो हमने ऐसा जीन बनाया है, ह्यूमन का जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन बैक्टीरिया लाइक इकोलाई। तो क्या किया गया कि इंसुलिन जीन, ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन है भाई, इंसुलिन हार्मोन होता है और ये हार्मोन का नेचर कैसा है, मोस्टली हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं। तो इंसुलिन भी पॉलीपेप्टाइड नेचर का या प्रोटीनेसियस नेचर का हार्मोन है, ठीक है। तो जो जीन, भाई हमारे अंदर कोई ना कोई जीन होगा। अब ये बात आप लोग अभी समझ लो। देखो जीन, जीन का मतलब क्या है भाई, डीएनए ही है, ठीक है। तो कोई भी जीन है तो पहले जीन के अंदर क्या होगा, रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोगमा चलेगा, ठीक है। जीन क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि डीएनए है, डीएनए अपनी कॉपीज बनाएगा, फिर ये जीन अपना आरएनए बनाएगा, एमआरएनए, और फिर वो एमआरएनए चल के आगे प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। दैट इज, प्रोटीन क्या है, इंसुलिन। अगर मैं इंसुलिन के जीन की बात करूं तो पहले ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि डीएनए है, रेप्लिकेशन करेगा, फिर एमआरएनए बनाएगा, और उस एमआरएनए से आगे चल के जो प्रोटीन बनेगा दैट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन है क्या, पॉलीपेप्टाइड नेचर का। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जो इंसुलिन जीन से बनेगा। तो हमने क्या किया, ह्यूमन के इंसुलिन जीन को निकाला और उसे कहां पे डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया इकोलाई के अंदर, उसको एक्सप्रेस करवा दिया, यानी अब वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है। इफेक्ट दिखाने का मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। तो हमने ह्यूमन का इंसुलिन का जीन लिया और उसे बैक्टीरिया के अंदर डाला और एक्सप्रेस भी करवाया, जिससे बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या मिल रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। समझे बात को। तो ये एक एग्जांपल है कि हम कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाते हैं। फिर यहाँ पे लिख के दिया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए न्यू ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये बिल्कुल नई ब्रांच है आपकी बायोटेक की, ये अभी रिसेंटली डेवलप हुई है, ठीक है। 1975 के आसपास इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। फिर देखो बेटा, बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है लेकिन इजी है, ये आपके पेपर में आ सकती है, कि अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक ईएफबी है। फेडरेशन क्या होती है भाई, ग्रुप ऑफ पीपल्स, वहां पे मतलब एक अपना जो, ये क्या बोलते हैं इसको, जैसे अपना ये बना लेते हैं ना, एक ग्रुप सा बना लेते हैं,
ठीक है, उसे फेडरेशन बोला जाता है जिसमें मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक यानी ईएफबी ने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की आप लोगों को, ठीक है। तो देखो क्या डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स पार्ट ऑफ दीज पार्ट देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया नेचुरल साइंस का, ठीक है, यानी कि आपने जो ऑर्गेनिजम्स था उनका इंटीग्रेशन किया, ठीक है, सेल्स या टिश्यू ऑर्गन इन सारी चीजों का, और कोई भी मोलिकुलर एनालॉग, यानी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल निकाल लो, उसका कोई टिश्यू निकाल लो, या मोलिकुलर एनालॉग का मतलब कोई जीन निकाल लो, और उसको यूज करो फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और उससे क्या करो भाई, उससे नए प्रोडक्ट्स बनाओ या नई सर्विसेज प्रोसेसेस बनाओ, उसे आप लोग क्या बोलोगे, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो हम नेचुरल साइंस थी या जो ऑर्गेनिजम्स थे हमने उनका इंटीग्रेशन किया, यानी वही सारा काम किया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो हम किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करें, उसकी सेल्स को यूज करें, उसकी किसी टिश्यू ऑर्गन को यूज करें, या उसका मोलिकुलर एनालॉग का मतलब जीन्स को यूज करें, मोलिक्यूल को, ठीक है, और उनसे नए प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या करें, बनाए, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या आएगा, एनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आपके व्यू। तो जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेडिशनल बायोटेक भी आ गई और मॉडर्न बायोटेक भी आ गई, ठीक है, दोनों इन्वॉल्व होंगी। फिर है आप लोगों का पोल बर्ग, ठीक है, पोल बर्ग एक साइंटिस्ट था, ठीक है, रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका फादर किसको बोला जाता है, तो पोल बर्ग को बोला जाता है, ठीक है। देखो 1972 की ही बात है, तो मैं कह रहा रिसेंट ब्रांच है बिल्कुल आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके फादर कौन है, पोल बर्ग। ही ट्रांसफर्ड द जीन ऑफ SV40 वायरस, ये सीमियन वायरस होता है SV40 वायरस, इसका जीन निकाला और किसके अंदर डाला, इकोलाई के अंदर डाला, विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फाज, ठीक है। अब फाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो ये कैसे करवाएगा भाई, इसके अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको सारा बताऊंगा कि फाज होते हैं जो फाजिज, इनके अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो नॉन कोडिंग होती है, ठीक है। तो उस नॉन कोडिंग सीक्वेंस में हम लोग क्या डालेंगे भाई, वहां पे हमारा इस वायरस, ये जो वायरस था, देखो ये भी है तो वायरस ही, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वायरस ही तो होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो हमने इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल निकाला, इसमें से कुछ जीन निकाला, हमारे काम का जो जीन था, ठीक है, हमने उस जीन को फाज के जीन में, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया, और फिर ये फाज क्या करेगा, क्योंकि बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, समझो बात को। SV40 वायरस से हमने कोई एक डिजायर्ड जीन निकाल लिया, इस फाज के अंदर डाल दिया, ये फाज क्या करेगा, ये सीधा सा जाके इकोलाई को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करता है तो ये अपने जो कैप्सिड वेप्सिड होते हैं वो बाहर छोड़ देता है, और ये अंदर क्या डाल देता है, अपना जेनेटिक मटेरियल। तो ये जब अपना जेनेटिक मटेरियल इकोलाई के अंदर डालेगा तो उसके साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी तो अंदर जाएगा, समझे बात को। यहां से जीन निकाला, इसके DNA में डाल दिया, ठीक है, इसमें डाल दिया, तो भाई ये अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जब जाएगा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने तो वहां पे डाल देगा अंदर, और फिर वो क्या करेगा, वहां पे रेप्लिकेट करेगा। इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगे आपको SV40 वायरस के जीन की, ठीक है। तो ये काम किया था पोल बर्ग ने, और उसे नोबेल प्राइज भी अवार्ड हुआ 1980 में, ठीक है। फिर देखो, अभी मैंने आप लोगों को बात बताई दो तीन कि RDT क्या होती है, जीन क्लोनिंग क्या होती है, और हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीजें हैं इनका मतलब अलग है, लेकिन इन तीनों के स्टेप्स कॉमन है। तो आप यहाँ पे कोई भी बात बोल सकते हो, जीन क्लोनिंग बोल सकते हो, RDT बोल सकते हो, और जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमें पढ़ना एक ही चीज है, क्योंकि इन तीनों के स्टेप्स जो है वो कॉमन है और तीनों ही बायोटेक है, ठीक है। तो देखो, जीन क्लोनिंग क्या होता है, it is a technique which is used to produce multiple identical copies of a gene to get the desired protein in a very large amount। अब देखो पहले नाम समझो, जीन और क्लोनिंग। जीन की क्लोनिंग करवाना, क्लोनिंग का मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। क्लोन्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज। जब हम एक ही जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाएंगे वही तो प्रोसेस होगी जीन क्लोनिंग। तो देखो यही हमने लिखा है कि ये क्या है भाई, इट इज द टेक्निक which is used to produce multiple identical copies of a gene। हम एक ही जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज अगर बनाते हैं तो जीन क्लोनिंग होगी। और हम क्यों बनाएंगे एक ही जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज, क्योंकि हमें क्या चाहिए,
भाई एक जीन था, समझ लो इंसुलिन का ही जीन था, वो क्या बनाएगा, इंसुलिन प्रोटीन, और हमें इंसुलिन का प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हमें एक जीन की मल्टीपल कॉपीज भी चाहिएगी। भाई एक जीन की मेरे पास हजारों कॉपीज होंगी तो मेरे पास हजारों प्रोटीन बनेंगे, तो डिजायर्ड प्रोटीन मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में मिले, इसलिए मैं एक जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाऊं, तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, जीन क्लोनिंग बोल दूंगा। ठीक है, आया समझ में। देखो भाई, टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए जीन वी नीड टू रेप्लीकेट इट, बिल्कुल सही बात है। भाई आप एक जीन की मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाओगे, जीन क्या है, डीएनए, तो पहले आप उस डीएनए की तो कॉपीज बनाओगे। भाई जीन क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटे सेगमेंट को जीन बोलते हो, लेकिन क्रोमोसोम पूरा डीएनए और प्रोटीन्स का ही तो कॉम्प्लेक्स है तो वो पूरा डीएनए, तो आप जीन की कॉपीज बना रहे हो, मतलब डीएनए की कॉपीज बना रहे हो, और डीएनए की कॉपी बनाने का आपके पास एक ही जरिया है, आप सबने सेंट्रल डोगमा पढ़ा है, उसमें क्या होता है, पहला स्टेप रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के अंदर रेप्लिका क्रिएट की जाती है डीएनए की, और रेप्लिका का मतलब ही आइडेंटिकल कॉपीज होता है। तो डीएनए जब रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जाएगा और वहां से अपनी कॉपीज बनाएगा, तो उस प्रोसेस से ही हमारे पास जीन की कॉपीज बनती हैं। ठीक है, तो रेप्लिकेशन के बिना हम जीन या डीएनए कॉपीज नहीं बना सकते। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब जीन क्लोनिंग का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया कि भाई जीन क्लोनिंग क्या होती है। अब हम देख रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब, कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो भाई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब अभी बता दिया था। फिर देखो, इट इज द टेक्निक ऑफ एडिशन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एन हाइब्रिड डीएनए। सीधी सी बात समझो, रिकम्बिनेंट डीएनए, डीएनए रिकम्बिनेंट या हाइब्रिड एक ही बात होती है। अब रिकम्बिनेंट कैसे बनेगा, जब आप दो का कॉम्बिनेशन करवाओगे तभी तो रिकम्बिनेंट मिलेगा। तो वो टेक्नोलॉजी जिसके अंडर हम दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के एक नया डीएनए बना लेते हैं, दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो वही लिखा है, इट इज द टेक्निक ऑफ एडिशन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हमने ज्वाइन किए और उससे एक हाइब्रिड डीएनए बना लिया, उसे हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। मैनिपुलेशन का मतलब होता है छेड़छाड़, जहां पे आप जीन के साथ खेलोगे, उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, वो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। ठीक है, तो मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप जीन्स के साथ छेड़छाड़ करोगे, एक का जीन निकाला दूसरे में डाल दिया, ठीक है, एक का निकाला फिर तीसरे में डाल दिया, उनसे हमने हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों प्रोसेस में डिफरेंस समझ में आया। पहली हमारी क्या थी, जीन क्लोनिंग, दूसरी कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तीसरी जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन यहाँ पे ये समझो एक ही बात है तीनों, और हम इन तीनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, समझ लो एक ही बात है, एक ही चीज को हम पढ़ेंगे और उसके सारे के सारे स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, all these three processes have different names and definition। मैंने आपको ऊपर जो भी तीन चीजें बताई उनके नाम अलग हैं, उनकी डेफिनेशंस भी अलग हैं, बट दियर स्टेप्स आर कॉमन, लेकिन इनके स्टेप्स कॉमन होते हैं और हमें वही पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब पहला देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का मेन प्रिंसिपल होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले मैंने बता दिया था, बायोटेक्नोलॉजी नई नहीं है, बहुत पुरानी है, जब से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं तब से बायोटेक चल रही है। लेकिन अब उसकी नई चीज क्या है, उसमें रिसेंट एक नई ब्रांच नई जुड़ी है। ठीक है, एक ब्रांच का एडिशन हुआ है बायोटेक के अंदर, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये बिल्कुल नई है, रिसेंट है। इसी को आरडीटी बोलोगे और चाहे इसी को जीन क्लोनिंग बोल दो। ठीक है, तो देखो, these are the techniques to alter the chemistry of genetic material। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने मैनिपुलेशन किया था जीन्स का, जीन्स के साथ छेड़छाड़ की थी, जीन का मतलब डीएनए। तो सीधी सी बात, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करेंगे क्या, हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर करेंगे। अब जेनेटिक मटेरियल आपका न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, डीएनए आरएनए है क्या, न्यूक्लिक एसिड, ये किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से। तो अब वहां पे आप उसकी केमिस्ट्री को अल्टर करोगे। ठीक है, हम वहां से क्या करेंगे कि भाई ये डीएनए का कुछ पार्ट हटा दिया, कुछ डाल दिया, दैट इज अल्टरेशन। तो अब हम उसकी केमिस्ट्री को अल्टर करेंगे, जेनेटिक मटेरियल के जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे,
टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। समझे कि एक का जीन लिया, डीएनए लिया, फिर दूसरे डीएनए के साथ जोड़ दिया और उसको फिर एक होस्ट के अंदर डाल देंगे। भाई बाहर तो डीएनए रेप्लिकेट कर नहीं सकता कि मैंने दो डीएनए निकाले, दोनों को जोड़ दिया और बाहर रख दिया, बाहर थोड़े ना वो रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेशन के लिए उसे कोई होस्ट भी चाहिए, फिर मैं उसे किसी होस्ट के अंदर डालूंगा एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब उस होस्ट के अंदर सेम प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, उसके अंदर डिफरेंट जीन्स डाल दिए। तो डिफरेंट जीन्स अगर मैंने डाले हैं तो डिफरेंट क्या बनेंगे, प्रोटीन, और डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे तो उसका फिनोटाइप यानी कि उसका एक्सटर्नल जो मेकअप था उस ऑर्गेनिज्म का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनके जेनेटिक मेकअप को या जीन्स को हमने मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि अब उसमें जीन्स डिफरेंट हैं तो प्रोटीन्स डिफरेंट बनेंगे। और आप लोगों को पता है ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और उस एक्सप्रेस्ड प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग फिनोटाइप आएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया क्या हमने, डीएनए और आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री, उसके स्ट्रक्चर को हमने अल्टर किया। अल्टर कैसे किया, हमने एक पार्ट एक डीएनए का ले लिया, दूसरा पार्ट दूसरा डीएनए का ले लिया, दैट इज अब डिफरेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, और उसको एक होस्ट के अंदर डाल दिया। होस्ट के अंदर वो रेप्लिकेट करके कॉपीज बनाएगा, कॉपीज बनाएगा, एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस करेगा तो फिनोटाइप भी डिफरेंट आएगा। तो अब ये होस्ट क्या हो गया आपका, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमने क्या किया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनाए जिनके जीन्स को या हमने जिसके जेनेटिक लेवल को मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, आई बात समझ में, ये है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला देखो, बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। इसके दो मेन प्रिंसिपल हैं, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, कंटामिनेशन फ्री। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही, माइक्रोब्स की। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो भाई एक चीज तो आपने क्या किया, आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर दी। ठीक है, अब दूसरी बात, आपने होस्ट के अंदर डाल तो दिया उसे, जैसे मैंने एक बैक्टीरिया ही लिया, बैक्टीरियल होस्ट था, उसके अंदर आपने हमारा जो डिजायर्ड जीन था, जो डिजायर्ड डीएनए था वो डाल दिया और हमें उसको क्या करवाना है, रेप्लिकेट करवाना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, उस बैक्टीरिया को ग्रो भी तो करवाओगे, उसका कल्चर भी तो करवाओगे। ये थोड़ी कि एक ही बैक्टीरिया रखोगे, उस बैक्टीरिया की भी कॉपीज चाहिए आपको। ठीक है, तो उसे आपको मीडियम में रखना होगा जहां पे उसका फूड वगैरह सब कुछ प्रेजेंट हो। तो बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे किसकी, एक ऐसा एनवायरमेंट, एम्बियंस का मतलब एनवायरमेंट, हम एक स्टेराइल एनवायरमेंट, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरमेंट बना के रखेंगे, ताकि वहां पे जो डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसकी अच्छी से ग्रोथ हो। डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है, उसकी अच्छी सी ग्रोथ हो, वो लार्ज क्वांटिटी में बने, ताकि हमें उससे जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी बहुत सारी क्वांटिटी में बने। अब प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमें एंटीबायोटिक बनानी है, कोई वैक्सीन बनानी है, कोई एंजाइम बनाना है, कोई हार्मोन बनाना है, तो यही प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट कब आपके ज्यादा अमाउंट में बनेंगे, जब आपकी सेल को अच्छा भला कल्चर मिलेगा, अच्छे से ग्रो करेगी, अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, और उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं आएगा। अगर वहां पे कोई इंप्योरिटी ऐड हो गई तो आपको आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको चाहिए वैसा प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, concept of genetic engineering was the outcome of two very significant discoveries made in bacterial research। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हमारे पास आई, इसका जो कंसेप्ट हमारे पास आया, ये दो मेन डिस्कवरीज की वजह से आया। ठीक है भाई, इसके लिए आपको दो मेन चीजें चाहिए जो हम आगे यूज करेंगे। जब तक वो दो चीजें डिस्कवर नहीं हुई तब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं चल पाई, लेकिन जैसे इन दो चीजों की डिस्कवरी हुई, आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग ने बहुत सारी प्रोग्रेस दिखाई। ठीक है, तो देखो क्या क्या था वो, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट। एक तो ऐसा डीएनए ढूंढा गया जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, यानी एक तो हमारे जो डीएनए होता है, डीएनए दो टाइप का होता है,
एक क्रोमोसोमल डीएनए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यानी जो क्रोमोसोमल डीएनए से बाहर जो डीएनए होता है दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। तो बैक्टीरिया के केस में आप लोगों ने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा होगा, तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, विच रेप्लिकेट अलोंग विद क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरियम। लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है, जैसे जैसे आपका क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे उसके साथ प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। तो एक तो प्लाज्मिड की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। दूसरी, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, और एंजाइम कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। ऐसे एंजाइम्स को ढूंढा गया जो डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर कट करते हैं। These enzymes are therefore called as molecular scissor। तो इन एंजाइम्स का दूसरा नाम मोलिकुलर सीजर यानी मोलिक्यूल्स की कैंची, ठीक है, जीन्स को काटने के लिए हम जिस कैंची का यूज करते हैं मोलिकुलर सीजर। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और प्लाज्मिड, इन दोनों की डिस्कवरी की वजह से एक बूस्ट मिला, एक तगड़ी प्रोग्रेस दिखाई जेनेटिक इंजीनियरिंग ने। इनकी वजह से ही जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप कर पाई, ठीक है। फिर देखो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। तो याद रखना कोहेन एंड बोयर first made recombinant DNA by linking an antibiotic resistance gene with native plasmid of Salmonella typhimurium। सबसे पहला रिकम्बिनेंट डीएनए स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। इन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन, यहाँ पे हमारे पास डिजायर्ड जीन क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन। तो इसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला, जैसे ह्यूमन से ही निकाल लिया समझो, ठीक है, और उसको जोड़ दिया किसके साथ, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये भी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो इसके अंदर दोनों डीएनए होंगे, क्रोमोसोमल भी और प्लाज्मिड भी। तो जो प्लाज्मिड था इस बैक्टीरिया का, उसके साथ इसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन को अटैच कर दिया। अब क्या बन गया हमारे पास, रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि प्लाज्मिड भी क्या है, डीएनए, उसके साथ दूसरा डीएनए जोड़ दिया, क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये किया था कोहेन एंड बोयर ने, ठीक है।